हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी सेंटर में। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण भूगोल का सेकंड चैप्टर इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल निके की चर्चा करेंगे हम लोग, जिसमें पारिस्थितिकी और गहन पारिस्थितिकी शब्द जो आता है, और इसके अलावा पारिस्थितिकी निकेत यानी कि पारिस्थितिकी कर्मता की भी चर्चा हमें यहाँ पर करनी है। तो बने रहेगा हमारे साथ पर्यावरण भूगोल के इस क्लास में। हम पारिस्थितिकी का गहन अध्ययन करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे कि वास्तव में पारिस्थितिकी होती क्या है। तो सबसे पहले इसकी संकल्पना और अन्य पहलुओं को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसकी मीनिंग और डिफिनीशन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों एवं विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, परिस्थिति क्या है? एक विज्ञान है, ये आप स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। ये कोई एलिमेंट या कोई ऐसी चीज नहीं है, बल्कि दिस इज द स्टडी। ये एक स्टडी है, एक अध्ययन है, जिसके अंतर्गत हम जीवों के तथा उनके भौतिक पर्यावरण के बीच में अंतर संबंध, जो भी अंतर संबंध है, तथा विभिन्न जीवों के, यानी कि एक जीव ये हो गया, एक जीव हो गया, इन जीवों का भी आपस में, तथा ये जो जीव पर्यावरण में रह रहे हैं, इन जीवों के साथ पर्यावरण का संबंध। यानी कि अगर हम इसको स्पष्ट रूप से कहें तो एक टर्म आता है यहाँ पर जैविक, और दूसरा टर्म आता है अजैविक। तो जैविक से अजैविक का संबंध और जैविक में दूसरे जैविक का संबंध, यानी कि जितने भी जीव हैं उनका अजैविक पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन और जैविक जीवों का आपस में अंतर संबंधों का अध्ययन, ये इकोलॉजी होता है, ये स्टडी है। इकोलॉजी क्या है? एक स्टडी है, एक साइंस है, जिसमें हम जीवों के भौतिक पर्यावरण से, मतलब जिस पर्यावरण में वो, जिस इलाके में, जिस एरिया में वो रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई जीव यहाँ है, अगर ये किसी इलाके में रह रहा है तो इस इलाके का, इस एरिया का, इसका बाहरी जो प्रभाव है उस जीव पर क्या पड़ रहा है, तथा अगर इसी में कोई दूसरा जीव रह रहा है तो ये पहला वाला जीव ये दूसरे वाले जीव पर क्या प्रभाव डाल रहा है, तथा दूसरा वाला जीव पहले वाले जीव पर क्या प्रभाव डाल रहा है, इसका अध्ययन ही हम जब पढ़ते हैं कि क्या प्रभाव डाल रहा है, तो इसका अध्ययन ही, इसकी स्टडी ही पारिस्थितिकी कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है। देखिए, पहले ये ओइकोलॉजी चलता था, है ओइकोलॉजी, जो ओइकास यानी कि हाउस था लोगोस स्टडी से मिलकर बना है। सबसे पहले पारिस्थितिकी का शब्द का प्रयोग जर्मनी के एक बायोलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट हैकल, जिन्होंने 1869 में दिया था। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अर्नेस्ट हैकल ने पहली बार जो है कि एक ऐसा शब्द दिया जिसमें एक जीव से दूसरे जीव का संबंध जो है पढ़ा जाता था या समझा जाता था। इनसे पहले भी बहुत से विद्वानों ने शब्द दिए हैं, जैसे कि फ्रांस के जो जंतु विज्ञानी थे, जिनका नाम था आइसोडार जोफ्राय सेंट हिलेयर, इन्होंने 1859 में ही जैववास्की यानी कि इथोलॉजी शब्द दिया था। ठीक है, जो जीवों के आपसी संबंधों का अध्ययन करता था। ब्रिटेन के एक विद्वान थे सेंट जॉर्ज जैक्सन मिवार्ट, इन्होंने हेक्सिकोलॉजी शब्द दिया था। ठीक है, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए हेक्सिकोलॉजी शब्द का प्रयोग दिया था। देखिए, नेट वगैरह में या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, या फिर आप अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो तो सिविल सेवा के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन यहाँ से रिलेट करता है। तो आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो हमने ये कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि पहली बार, ऐसा नहीं था कि पहली बार अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द यूज किया। ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द इन्होंने पहली बार ही यूज किया 1869 में, लेकिन जीवों और उनके पर्यावरण के अध्ययन के लिए सेंट हिलेयर ने 1859 में इथोलॉजी शब्द का प्रयोग कर चुका था। इसके लिए जैक्सन मिवार्ट ने हेक्सिकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था इनके बीच संबंधों के अध्ययन को पढ़ने के लिए। ठीक है, कुछ और सूचनाएं हैं, जिसमें F.E. क्लेमेंट ने 1936 में पारिस्थितिकी को समुदाय का विज्ञान कहा था, साइंस ऑफ कम्युनिटी कहा था। कि देखिए, एक समुदाय है और इस समुदाय को जब हम पढ़ते हैं, इसका अध्ययन हम करते हैं, मतलब पूरे समुदाय का अध्ययन हम करते हैं, यानी कि जितने समुदाय में, समझिए कि जितने भी लोग रहेंगे समुदाय में, जितने भी लोग रहेंगे, अगर हम इन सभी लोगों का अध्ययन आपस में कर रहे हैं, तो इसलिए 1936 में F.E. क्लेमेंट ने क्या किया, बाद में चल के पारिस्थितिकी को यानी कि इकोलॉजी को साइंस ऑफ कम्युनिटी कहा।
इसी को चार्ल्स एल्टन महोदय ने वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास कहा था, साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री। किसने कहा था? चार्ल्स एल्टन ने। तो इस बात को आप ध्यान में भी रखेंगे। इसके बाद हम ये समझेंगे कि पारिस्थितिकी का विषय क्षेत्र क्या है, यानी कि पारिस्थितिकी में हम किन चीजों को रखते हैं, क्या क्या बातों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक रूप से अगर हम बात करें तो जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की प्रकृति व संघटकों को हम देखते हैं, यानी कि कंपोनेंट्स का नेचर कैसा है और इसके कंपोनेंट्स। देखिए, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें जैविक और अजैविक चीजें आती हैं, तो इनके कंपोनेंट्स की भी हम चर्चा करते हैं। इसके अलावा ऊर्जा प्रवाह, एक जीव से दूसरे जीव में जिस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह होता है, इस ऊर्जा प्रवाह को भी हम इसमें शामिल करते हैं। किसमें? पारिस्थितिकी में। इसके अलावा जैव भू रासायनिक चक्र, जियो बायोकेमिकल साइकिल को भी हम इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र की कार्यशीलता का भी हम अध्ययन इसमें करते हैं। जनसंख्या पारिस्थितिकी को भी पढ़ते हैं, चाहे वह जनसंख्या मानवों की हो, चाहे वह जनसंख्या किसी प्लांट की हो, चाहे वह जनसंख्या किसी जीव की हो, है ना, किसी जीव की हो। यानी कि जनसंख्या पारिस्थितिकी में क्या है? जनसंख्या का घटना, जनसंख्या का बढ़ना किसी पारिस्थितिक तंत्र के अंदर या किसी पारिस्थितिकी में, ये हमारे इकोलॉजी का विषय क्षेत्र होता है। इसके अलावा मानव पारिस्थितिकी असंतुलन, कभी कभी क्या होता है, इकोलॉजी में डिसबैलेंस आ जाता है। जैसे असंतुलन क्यों होता है? कोई एक जीव कम हो गया और कोई एक जीव क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो इससे असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो उसकी भी चर्चा हम लोग इस विषय में करते हैं। इसके अलावा बायोम, समुदायों का संगठन और डायनामिक्स, इनकी गतिकी भी हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, वह विज्ञान जिसमें जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य तथा जैविक संगठनों की आपसी अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर हम यहाँ पर आपको बताएं कि एक हो गया जैविक, जैसे मान लीजिए कोई चूहा है, ठीक है, ये चूहा क्या कर रहा है? जमीन के अंदर जो है कि बिल बना करके रह रहा है। ये चूहा जमीन के अंदर बिल बना के रह रहा है, लेकिन चूहे का भाई और भी तो परिवार होगा। हो सकता है कि यहाँ सेकंड नंबर का कोई दूसरा चूहा हो, या चूहा हो सकता है कि कोई यहाँ पर मोर हो, तो मोर भी जैविक है, चूहा भी जैविक है, लेकिन दोनों क्या, चूहा बिल में रह रहा है, मोर जमीन पर रह रहा है। तो चूहे और मोर में, या अगर हम बात करें कोई यहाँ पर सांप हो, है ना, तो मोर और सांप और चूहे में, सांप किसको खाएगा? चूहे को। सांप को कौन खाता है? मोर खाता है। लेकिन ये सब कहाँ रहते हैं? अजैविक धरती पर, मिट्टी पर रहते हैं। तो मिट्टी क्या है? अजैविक है, और ये तीनों प्राणी क्या है? जैविक है। तो इन सबको मिलाकर के एक पारिस्थितिकी बनती है। तो जैविक का अजैविक के साथ और जैविक का जैविक के साथ अध्ययन को ही हम कहते हैं पारिस्थितिकी। समझ लीजिएगा, पारिस्थितिकी क्या है? एक अध्ययन है जिसमें हम जैविक संगठनों और अजैविक संगठनों के मध्य तथा खुद जैविक संगठनों की आपसी अंतरक्रियाओं का इसमें अध्ययन करते हैं। अंतरक्रियाओं का मतलब कि जो भी क्रियाएं इसमें संचालित होती हैं, जैसे सांप को चूहा खा रहा है, मतलब चूहे को सांप खा रहा है और सांप को मोर खा रहा है, तो ये इनकी आपस में क्या है? अंतरक्रिया चल रही है कि कैसे कैसे ये अपने जीवन का निर्वाह किसी पारिस्थितिकी के अंदर कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ से हम बात करेंगे कि इकोलॉजी के प्रकार क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोलॉजी की हम चर्चा करेंगे। देखिए, इकोलॉजी के वैसे तो कई प्रकार हैं, कई चीजें हैं जिसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर मैं आपको बताऊं पारिस्थितिकी के प्रकार के बारे में, तो जो पारिस्थितिकी का प्रकार है इकोलॉजी का, मुख्य रूप से उसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है स्वपारिस्थितिकी, यानी कि ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी में क्या होता है कि पूरे पारिस्थितिकी के अंदर सिर्फ हम एक व्यक्ति को लेते हैं, एक पौधे को लेते हैं, और इस एक व्यक्ति पर, एक पौधे पर, इस पूरे वातावरण का, इस पूरे पारिस्थितिकी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, या ये एक व्यक्ति या ये एक जीव या ये एक पौधा अकेले इस पूरे पारिस्थितिकी पर, इस पूरे वातावरण पर क्या प्रभाव डाल रहा है, हम उसका जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम ऑटो इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। दूसरा है समुदाय पारिस्थितिकी। अब हम किसी एक व्यक्ति को लेकर के नहीं, बल्कि इसके जितने भी समुदाय हैं, इस पूरे समुदाय को लेकर के, और इस पूरे समुदाय का बाहरी वातावरण के साथ, इस पूरे समुदाय का बाहरी, है ना, पूरा समुदाय को ले लिया, केवल एक व्यक्ति नहीं है, मतलब उसका घर परिवार खानदान पूरा ले लिया, और उसका जब हम उस पूरे समुदाय को, यानी कि पूरी एक प्रजाति को लेकर के, चाहे वो जंतु की प्रजाति हो, चाहे वो किसी जीव की हो, या खुद मानव की भी हो, है ना, हम एक समुदाय को जब ले लेते हैं तो उनकी रचना, उनका व्यवहार और उनके वातावरण से क्या संबंध है, इनका जब हम अध्ययन करते हैं, मतलब जब हम एक पूरे समुदाय का अध्ययन करते हैं, तो इसको समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं, या इसी का नाम समपारिस्थितिकी भी है।
इसी को हम समपारिस्थितिकी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो तीसरा प्रकार है वो है आवास पारिस्थितिकी, हैबिटेट इकोलॉजी। देखिए किसी विशेष क्षेत्र में क्या होता है ना कि जब हम किसी विशेष जीव को उसके स्थान के आधार पर पढ़ते हैं कि कोई विशेष जीव कहाँ किस प्रकार के स्थान में रह रहा है, तो उसके स्थान को पढ़ते हैं, उस स्थान के व्यवहार को समझते हैं जो उस जीव को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसी इकोलॉजी को हैबिटेट इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें एस्किमो जनजाति की, तो एस्किमो जनजाति जो है कि उत्तरी ध्रुव के पास साइबेरिया और ग्रीनलैंड के क्षेत्र में निवास करती है। तो जब हम एस्किमो जनजाति की बात करते हैं तो हम इनके हैबिटेट की बात करते हैं कि किस प्रकार से रहते हैं और इनका हैबिटेट क्या है, उनका निवास क्षेत्र क्या है। जैसे मान लीजिए चूहा की अगर हम बात करें तो एक चूहा कहाँ रहता है, बिल में रहता है। तो हम इस बिल का अध्ययन करेंगे कि चूहा इसमें कैसे रहता है, इसमें विकास कैसे करता है, इसका व्यवहार कैसे होता है, इनको कौन खाता है, ये क्या खाते हैं। तो हम निवास क्षेत्र के आधार पर जब किसी इकोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो उसको हैबिटेट इकोलॉजी का नाम देते हैं। अगर पूरे समुदाय को लेकर के हम किसी पारिस्थितिकी का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको समुदाय पारिस्थितिकी यानी कि सिनेकोलॉजी कहते हैं। और जब हम किसी एक व्यक्ति को लेकर के उसका प्रभाव या उस पर किसी समुदाय या किसी पर्यावरण का प्रभाव का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको ऑटो इकोलॉजी के नाम से, ऑटोइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि देखिए कुछ विद्वानों ने, कुछ पारिस्थितिकी शास्त्रियों ने क्या किया है कि पारिस्थितिकी विज्ञान को आवास स्थान यानी कि हैबिटेट के आधार पर कुछ अलग चीजों से डिस्कस किया है, उसको बताया है। जिसमें कि पहला है जलीय पारिस्थितिकी या जल पारिस्थितिकी इसको कहते हैं। जल पारिस्थितिकी के अंतर्गत दो चीजें आती हैं। पहला आता है फ्रेश वाटर इकोलॉजी। फ्रेश वाटर इकोलॉजी उसको कहते हैं जो पानी खारा नहीं होता, और दूसरा होता है खारे व समुद्री जल की पारिस्थितिकी है ना, मरीन इकोलॉजी। भाई समुद्र में क्या होता है, देखिए समुद्र में अगर हम बात करें तो समुद्र में खारा जल पाया जाता है, तो जहां खारा नहीं होता है उसको हम फ्रेश वाटर के नाम से जानते हैं। तो फ्रेश वाटर की जब हम बात करते हैं तो फ्रेश वाटर इकोलॉजी यानी कि स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी में तालाब की पारिस्थितिकी आती है, सोते की पारिस्थितिकी आती है ना, स्ट्रीम, जो सोता जो जमीन से नीचे निकलता है, गर्म सोता उसको बोला जाता है, तो स्ट्रीम इकोलॉजी आती है। और तीसरा है रिवर इकोलॉजी। नदी का जल भी क्या होता है, फ्रेश माना जाता है, तालाब का जल भी फ्रेश माना जाता है। और स्ट्रीम जो सोता होता है, सोता समझ रहे हैं ना, जमीन के अंदर से पानी अपने आप निकलता रहता है, उसी को स्रोता कहते हैं, स्ट्रीम कहते हैं, जो पानी धीरे धीरे निकलता रहता है। तो ये हो गई फ्रेश वाटर इकोलॉजी। और दूसरा है समुद्री जल की पारिस्थितिकी, मरीन इकोलॉजी। अब देखिए समुद्री जल की परिस्थिति के अंदर समुद्र की जितनी भी परिस्थिति होती है हम उसका अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। आप चाहे तो आराम से इसको वीडियो पॉज करके आप नोट करते हुए चलिए, ताकि आपको आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। तो यहाँ से आवास यानी कि हैबिटेट के आधार पर जो है कि फ्रेश वाटर इकोलॉजी हो गई, मरीन इकोलॉजी हो गई। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो तो जल में हो गया। कुछ स्थल है, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी की हम यहाँ चर्चा करेंगे, स्थलीय पारिस्थितिकी की चर्चा करेंगे, यानी कि जल में हो गया। अगर हम बांटे इसको तो जल दो भागों में बांट दिया। एक तो जो फ्रेश वाटर इकोलॉजी थी और दूसरा क्या था, मरीन इकोलॉजी थी। मरीन की अगर हम बात करेंगे तो समुद्री जीव आएंगे और समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है। ठीक है, फ्रेश वाटर में क्या आ गया आपका भाई, नदी आ गया, तालाब आ गया, कुआं आ गया, है ना, कुआं, कोई सोता आ गया। या फिर मरीन इकोलॉजी की हम बात करते हैं तो मरीन इकोलॉजी में जितना भी महासागर है या जितना भी समुद्र है, महासागर और समुद्र, वो सब उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो भाई बात किसकी हो गई, जल की हो गई, यानी कि वाटर से संबंधित इकोलॉजी हो गई। अब क्या है स्थलीय यानी कि टेरेस्ट्रियल, स्थल पर तो जैसे कहीं पर घासें होती हैं जो भारी मात्रा में किसी एरिया में क्या है, बस घास ही घास हमें देखने को मिलती है। तो उन घासों में छोटे छोटे जीव रहते हैं, छोटे छोटे जानवर रहते हैं जो उन घासों को खाते हैं और उन्हीं पर जिंदा रहते हैं। तो ऐसी इकोलॉजी को ग्रासलैंड इकोलॉजी बोला जाता है। दूसरा वन पारिस्थितिकी, फॉरेस्ट इकोलॉजी होती है। फॉरेस्ट इकोलॉजी में क्या होता है कि बड़े बड़े पेड़ पौधे, बड़े बड़े जंगल हमें उस इलाके में देखने को मिलते हैं और उन जंगलों में रहने वाले जीव जंतु भी उसमें शामिल किए जाते हैं।
इसके अलावा क्रॉपलैंड इकोलॉजी यानी कि कोई स्पेसिफिक फसल हमने लगाया हुआ है, कोई स्पेसिफिक फसल हमने लगाया हुआ है तो हम उसकी चर्चा इसमें करते हैं और उसको पढ़ते हैं, उसको हम क्रॉपलैंड इकोलॉजी बोलते हैं। यानी कि किसी विशेष फसल का अध्ययन ही हम उसमें करेंगे कि उस फसल की विशेषता क्या है, वो फसल कार्य कैसे करती है, तो क्या क्या चीजें होती है, वो सारा कुछ उसमें डिस्कशन होता है। ठीक है, तो इकोलॉजी के कई टाइप्स हैं, उन टाइप्स में से जो 3 प्रमुख है वो हमने आपको बताए हैं। बाकी आवास के स्थान पर यानी कि उनके प्लेस के स्थान पर भी अलग अलग इकोलॉजी को बताया गया है। अब यहाँ से हम कुछ इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स की हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले कुछ चीजें आपको मैं समझा देता हूं। जैसे देखिए, जो फैक्टर्स है ना, कारक, कारक क्या होता है कि जो किसी इकोलॉजी को प्रभावित करता है ना, पारिस्थितिकी कारक, कारक ऐसे तत्व होते हैं जो पारिस्थितिकी को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हम क्लाइमेट फैक्टर की चर्चा करें यहाँ पर, तो क्लाइमेट फैक्टर यानी कि जलवायुवी कारक। क्लाइमेट फैक्टर में क्या होता है कि जलवायुविक दशाएं किसी भी जंतु के, किसी भी जीव के, किसी भी वनस्पतियों के जीवन को प्रभावित करती हैं, जिसमें कि प्रकाश, तापमान, जल, वर्षा और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वायु की गति या वायुमंडल की गैसें शामिल होती हैं। अब जैसे यहाँ से हम बात करें तो कुछ ऐसे इलाके होते हैं, जैसे कि अगर हम अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात करें तो अमेजन रेन फॉरेस्ट में क्या होता है कि बहुत घने जंगल हैं, तो ये जंगल बहुत ऊंचाई तक चले जाते हैं, क्या करने के लिए, सूर्य का प्रकाश पाने के लिए। या अगर अपने आसपास अगर आप पेड़ पौधों को देखेंगे, जहां पर बहुत घना पेड़ पौधा अगर आप लगा देंगे, या आप ऐसा करके प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना, बहुत घना पेड़ पौधा लगा दीजिए और उसके बीच में क्या करिए कि फिर एक छोटा सा पौधा लगा दीजिए, तो वो पौधा फल दे या ना दे, वो बहुत ऊपर तक निकल जाएगा। ठीक ना, क्या करने के लिए निकलेगा भाई, वो सूर्य का प्रकाश लेने के लिए ऊपर बढ़ जाता है, तो वो क्लाइमेट फैक्टर में आता है। तो वहां की जितने भी आपको पेड़ पौधे दिखेंगे वो सब लंबे लंबे दिखेंगे। क्यों? किसी को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश लेने के लिए ये सब ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको क्लाइमेट फैक्टर की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जल, वर्षा है, नमी है, वायु की गति है, वायुमंडल की गैसें हैं। दूसरा है टोपोग्राफिक फैक्टर्स, यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई पर पाए जाने वाले पौधे क्या होते हैं। चूंकि ऊंचाइयों पर बर्फ पड़ती है, तो ऊंचाई पर पाए जाने वाले पौधे क्या होते हैं, शंक्वाकार होते हैं, ताकि बर्फ पड़े तो आसानी से शंक्वाकार पौधों से नीचे की तरफ ये सरक सके। इसमें ढलान पर पाए जाने वाले पौधे हैं, और कितना स्थलाकृति किस प्रकार की है, मैदानी है, क्या है, ये सारी चीजें क्या है, पारिस्थितिकी को डिपेंड करती हैं। इन सभी कारकों पर पारिस्थितिकी निर्भर करती है। इसी तरीके से एडाफिक फैक्टर है, कुछ मृदा कारक हैं, इसमें खनिज पदार्थ आते हैं, कार्बनिक पदार्थ आते हैं, शैवाल आते हैं, सॉइल वाटर आता है, मृदा वायु आती है, मृदा अभिक्रिया आती है। मतलब कि ये पारिस्थितिकी, ये लोग जितना मिल करके जो भी कार्य करते हैं, इसका प्रभाव वहां की पारिस्थितिकी पर पड़ता है। जैसे कि लाल सागर क्या है, लाल सागर क्या है, क्यों लाल है भाई, उसका लाल क्यों दिखता है, क्योंकि शैवालों में वहां रेड यानी कि लाल शैवालों की अधिकता है। लाल शैवालों की अधिकता होने के कारण वहां की पूरी पारिस्थितिकी हमें क्या दिखाई देती है, रेड दिखाई देती है। क्या लाल सागर में मछलियां नहीं है, दूसरे प्रकार के समुद्र जीव नहीं है, हैं, लेकिन वहां का पानी हमें लाल दिखाई देता है। तो वहां पर किसका प्रभाव है, लाल शैवालों का प्रभाव है। ठीक ना, तो कारक क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं जो उस पारिस्थितिकी को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे ऐसे कारक हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ बायोटिक फैक्टर्स हैं, जीवी कारक हैं जो पारिस्थितिकी को प्रभावित करते हैं, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जीवाणु हैं, कवक हैं, चरने वाले पशु हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स, परजीविता है, सहजीविता है ना, सिम्बायोटिज्म, पैरासिटिज्म, सेप्रोफाइटिज्म, एपीफाइटिज्म, और कुछ कीट पक्षी पौधे भी आते हैं जीवी कारकों में। ये कारक क्या करते हैं, जैसे मृतोपजीविता है, तो भाई जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कोई जंगल है या कहीं पर कोई इलाका है जहां पर कुछ लोग मर गए, कुछ लोग या मान लीजिए पेड़ पौधे या कुछ जीव जंतु मर गए, तो उनको खा करके खत्म करने वाले हमें जो है कि जीव भी चाहिए ना। अगर ऐसे जीव किसी इलाके में हो ही ना जो उनको खा करके खत्म नहीं कर रहे हैं, उनको खा करके नष्ट नहीं कर रहे हैं, तब तो वो फिर बहुत भारी संख्या में हो जाएगा, महकने लगेगा, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो उनको खत्म करने के लिए भी ऐसे हमें बायोटिक फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जैसे चरने वाले पशु हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, ये क्या करते हैं, घासों को चर चर के है ना, चरते रहते हैं और घासों का पूरा एक मैदान बना देते हैं। तो वहां पर वो दिखने में ठीक लगता है, नहीं तो ये घासें क्या हो जाती, बड़ी हो जाती और फिर दूसरे प्रकार की पारिस्थितिकी चीजों को प्रभावित करती, और पशुओं को खाना भी नहीं मिलता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, है ना। तो इन सभी चीजों में आप प्रमुख रूप से याद रखेंगे बायोटिक फैक्टर्स को, एडियाफिक फैक्टर्स को, टोपोग्राफिक फैक्टर्स को और क्लाइमेट फैक्टर्स को। अब यहाँ से हम आगे चर्चा करेंगे
कि डीप इकोलॉजी क्या होती है और शैलो इकोलॉजी यानी कि गहन पारिस्थितिकी और सतही पारिस्थितिकी क्या होती है, हमें इस पर चर्चा करना है कि गहन पारिस्थितिकी और सतही पारिस्थितिकी क्या है। तो देखिए कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, आप उसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए गहन पारिस्थितिकी एक संकल्पना है जो अर्नीस नीस ने 1972 में प्रस्तुत की थी। गहन पारिस्थितिकी क्या है? ये एक संकल्पना है गहन पारिस्थितिकी, और है कुछ नहीं। गहन, देखिए गहन का मतलब क्या होता है? गहन का मतलब है कि मानव जीवन के प्रकृति के बीच स्थान के विषय में गहन प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि ये प्रकृति है, इसमें एक मानव है, तो इस मानव का स्थान इस पूरे प्रकृति में क्या है? ये मानव जिस प्रकृति में रह रहा है, जिस पारिस्थितिकी में रह रहा है, इसका स्थान क्या है? तो प्रश्न क्वेश्चन किया जाता है कि क्या स्थान है ना, हम कौन है पारिस्थितिकी में। इसी संकल्पना को डीप इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जो अर्नेस्ट नीस ने 1972 में प्रस्तुत किया था। ठीक, गहन पारिस्थितिकी इस बात का अध्ययन करती है, डीप पारिस्थितिकी है ना, यानी कि डीप इकोलॉजी इस बात का अध्ययन करती है कि हम खुद पर्यावरण का हिस्सा हैं, न कि खुद को पर्यावरण से हम अलग मानते हैं। डीप इकोलॉजी क्या कहती है कि मनुष्य खुद पर्यावरण का हिस्सा है, न कि पर्यावरण से अलग है। तो इस बात को आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एक और चीज है, अगर मनुष्य कह रहा है कि हम पर्यावरण का ही हिस्सा है, मतलब कि पर्यावरण हमसे अलग नहीं है, हम खुद भी हम क्या है, खुद भी पर्यावरण है। डीप इकोलॉजी यही कहती है कि मनुष्य या मानव खुद भी पर्यावरण है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हम क्या हैं, इकोसेंट्रिक हैं। मानव को या गहन पारिस्थितिकी को क्या बोला जाता है, इकोसेंट्रिक का नाम दिया जाता है कि इकोसेंट्रिक है, यानी कि प्रकृति केंद्रित हैं, प्रकृति केंद्रित हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप समझिएगा इसको कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक ना, देखिए डीप इकोलॉजी आगे क्या कहती है कि मानव अन्य प्रजातियों से या अन्य जीवों से, जिसमें कि पेड़ पौधे हो गए या जीव जंतु हो गए, तो मानव इनसे अलग नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग किसी इन्वायरमेंट में किसी पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग, चाहे वो पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, या खुद मनुष्य भी हो, ठीक ना, खुद मनुष्य भी हो, तो सभी लोग इस प्रकृति का ही हिस्सा हैं। डीप इकोलॉजी क्या करती है कि सबको बराबर महत्व देती है। क्या देती है? सबको बराबर महत्व देती है, किसी को अलग नहीं मानती। जबकि अगर यहीं पर हम बात करेंगे कि सतही पारिस्थितिकी शैलो इकोलॉजी क्या करती है, शैलो इकोलॉजी क्या है, मानव और प्रकृति को अलग मानती है। तो शैलो इकोलॉजी की भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए हुआ क्या कि डब्ल्यू फॉक्स एक विद्वान थे, ठीक है, डब्ल्यू फॉक्स एक विद्वान थे। डब्ल्यू फॉक्स ने क्या कहा कि गहन पारिस्थितिकी इसको नहीं कहना चाहिए, ठीक ना, इसको गहन पारिस्थितिकी नहीं कहना चाहिए, बल्कि इसको इकोसेंट्रिक कहना चाहिए, यानी कि प्रकृति केंद्रित पारिस्थितिकी कहना चाहिए। किसको? डीप इकोलॉजी को। हालांकि डब्ल्यू फॉक्स की अपनी चीज थी जो इन्होंने 1990 में कही थी कि देखिए ये जो इकोलॉजी है ये खुद को इकोसेंट्रिक मान रही है, यानी कि प्रकृति के बराबर मान रही है, और खुद कह रही है कि सब कुछ प्रकृति में ही है। इसीलिए इसको क्या बोलिए, इसको प्रकृति केंद्रित पारिस्थितिकी बोलिए। ठीक है, प्रकृति केंद्रित पारिस्थितिकी बोलिए, ठीक ना, यानी कि इकोसेंट्रिक बोलिए, इसको डीप इकोलॉजी ना बोलिए। तो खैर, अब कभी कभी क्या होता है ना कि डीप इकोलॉजी के प्रिंसिपल भी पूछे जाते हैं कि इसके सिद्धांत क्या है, किस बात पर आधारित है, क्या करती है। तो देखिए कुछ सिद्धांत आप चाहें तो 1 बाय 1 नोट कर सकते हैं, जिसमें से पहला क्या है कि मानव प्रकृति के ऊपर नहीं है, मानव प्रकृति के अधीन है, आप ऐसा मान सकते हैं। अधीन है, अधीन का मतलब कि ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है, मानव प्रकृति के ऊपर नहीं है, मानव प्रकृति का ही एक हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि ये सिद्धांत कहता है कि मानव को ऐसा नहीं है कि अगर ये मान लीजिए कि ठीक है पर्यावरण में जो भी चीज आपको मिल रहा है आप सभी चीजों का दोहन कर लीजिए, ठीक है, तो ये मना करती है, कहती है कि नहीं, आप आवश्यकता से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरी बात डीप इकोलॉजी क्या कहती है कि मानव की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, मानव की जनसंख्या क्या हो रही है भाई, लगातार बढ़ रही है,
तो मानव की जब जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो डीप इकोलॉजी ये कहती है कि आप अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करिए, आप अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करिए। क्यों? क्योंकि भाई आप खुद को प्रकृति का हिस्सा मान रहे हैं, और अगर अपनी ही जनसंख्या को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो फिर प्रकृति क्या हो जाएगी? असंतुलित हो जाएगी, पारिस्थितिकी असंतुलित हो जाएगी। इसलिए अपनी संख्या कंट्रोल करिए ताकि मानव क्या करे? पर्यावरण में बहुत हद तक हस्तक्षेप न करें। ठीक, तो इस तरीके से ये डीप इकोलॉजी ये कहती है। डीप इकोलॉजी एक और है। डीप इकोलॉजी तीसरी बात ये भी कहती है कि देखिए, ये कहती है कि अपनी विचारधारा और संस्कृति में मानव को परिवर्तन करना चाहिए। जिस प्रकार का जीवन मानव जी रहा है, जिस प्रकार का जीवन मानव जी रहा है, उसको अपनी विचारधारा में और अपनी संस्कृति में परिवर्तन करना चाहिए। अब कैसे करेगा? तो इसमें यह बात सामने आती है कि जब हम उच्च जीवन स्तर की बात करते हैं, उच्च जीवन स्तर की बात करते हैं, तो डीप इकोलॉजी ये कहती है कि देखिए, उच्च जीवन स्तर शब्द को ही आप हटा दीजिए। उच्च जीवन स्तर शब्द नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके जगह पर उच्च गुणवत्ता होनी चाहिए, उच्च गुणवत्ता होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इस चीज को समझिए। आज हम जो कुछ भी कोई भी खाना खा रहे हैं, या कोई पानी पी रहे हैं, या किसी पदार्थ का प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी चीज अगर हम प्रकृति से ले रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी कितनी है, उसकी गुणवत्ता कितनी है, उसमें केमिकल्स आज मिलाए जा रहे हैं, तभी हमको वो चीज मिल पा रहा है। आप साग सब्जी जो भी आप ला रहे हैं, वो केमिकल युक्त हो रहा है, उसमें केमिकल मिला हुआ है, तो वो कहाँ से हमें फायदा कर रहा है? तो जीवन स्तर उच्च रखने से मतलब नहीं है कि हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाएं और बड़े बड़ी जगहों पर जाएं और बड़ी बड़ी कार खरीदें, अच्छे अच्छे कार खरीदें, लेकिन जब उसमें गुणवत्ता ही नहीं होगी तो इसका मतलब जीवन स्तर तो हमारा उच्च हो गया, लेकिन गुणवत्ता नहीं है। तो डीप इकोलॉजी ये कहती है कि देखिए, उच्च जीवन स्तर से मतलब ही नहीं है, बल्कि उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी की जरूरत है। तो इस चीज को समझने की बात है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां से शैलो इकोलॉजी की, सतही पारिस्थितिकी की। सतही पारिस्थितिकी क्या करती है कि खुद को, यानी कि सतही पारिस्थितिकी का मतलब है कि देखिए, जो पर्यावरण का दर्शन है, जो फिलॉसफी कहती है, जो पर्यावरण का दर्शन कहता है, सतही पारिस्थितिकी उसको कहती है कि यह मानव केंद्रित है। सतही पारिस्थितिकी इस दर्शन को, इस फिलॉसफी को मानव केंद्रित बताती है। ये मानव केंद्रित बताती है और कहती है कि देखिए, ये एंथ्रोपोसेंट्रिक है। प्रकृति क्या है? एंथ्रोपोसेंट्रिक है। तो इस तरीके से मानव केंद्रित सतही पारिस्थितिकी बताती है। तो दोनों चीजों में आप डिफरेंस समझेंगे, रखेंगे डिफरेंस। एक डीप इकोलॉजी हो गई और दूसरा हो गया शैलो इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी कहती है कि मानव प्रकृति से अलग नहीं है, जबकि शैलो इकोलॉजी कहती है कि मानव प्रकृति से अलग है और प्रकृति में जो चाहे, जिस प्रकार का चाहे, है ना, वो कर सकता है। ठीक है, सतही पारिस्थितिकी का दृष्टिकोण ये कहता है कि मनुष्य प्रकृति से श्रेष्ठ है, मनुष्य को प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का पूर्ण अधिकार है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात सतही पारिस्थितिकी कह रही है, यानी कि शैलो इकोलॉजी कह रही है। ठीक, तो ये सारी बातें आप समझेंगे, चीजों को समझेंगे क्या है, कैसे है। अब यहां से आगे हम चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी निकेत की। इकोलॉजिकल निके क्या होता है? देखिए, प्रत्येक कोई भी जीव जंतु, कोई भी जानवर क्या करता है ना, कि एक सीमा के अंदर ही, एक लिमिट के अंदर ही रह करके अपना जीवन यापन कर रहा है। अपने जीवन को एक लिमिट के अंदर, एक दायरे में ही चला रहा है ना। तो किसी भी जाति का या किसी भी उपजाति का या प्रजाति का किसी क्षेत्र में एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र सुरक्षित होता है। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा जंगल है, मान लीजिए ये बहुत बड़ा जंगल है, तो इस जंगल में कुछ विशेष प्रकार के जीव हो सकता है कि किसी एक ही इलाके में निवास कर रहे हो, जैसे हो सकता है कि किसी इसी इलाके में निवास कर रहे हो। इतना बड़ा जंगल होने से मतलब नहीं है, हो सकता है कि इनका जो दायरा हो वो इतना ही हो, इसके आगे जो ये दायरा होगा वो किसी दूसरी पारिस्थितिकी का होगा, वो किसी दूसरी प्रजाति का होगा। तो पारिस्थितिकी निकेत क्या होता है, यानी कि पारिस्थितिकी कर्मता क्या होती है कि कोई एक जाति या उपजाति क्या करती है, किसी एक निश्चित सीमा के अंदर, किसी लिमिट के अंदर रह करके ही अपना जीवन यापन करते हैं, उसमें विकास करते हैं, उसी में जन्म लेते हैं और उसी में उम्र के खत्म हो जाते हैं। तो एक निश्चित लिमिट के अंदर, एक दायरे के अंदर ही अपने जीवन का विकास करते हैं। और यही सुरक्षित क्षेत्र, यही जो सीमा होती है, यही जो क्षेत्र होता है, यानी किसी विशेष क्षेत्र के अंदर कोई विशेष प्रजाति या कोई जीव क्या करता है, अपना निश्चित जीवन जीता है, जिसको हम क्या कहते हैं, निलय अथवा निक या कर्मता कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी
निकेत कहते हैं। क्लियर? ओडम ने इसकी परिभाषा दी है कि निकेत एक सूक्ष्म निवास है, माइक्रो हैबिटेट है, बहुत छोटा। हमने कहा ना कि देखिए कि भाई कोई बड़ा जंगल हो उससे मतलब नहीं है, उसके अलग अलग कई दायरे होते हैं जिस दायरे में अलग अलग जीव निवास करते हैं। तो ओडम ने कहा कि निकेत एक सूक्ष्म निवास है, माइक्रो हैबिटेट है, जिसमें एक ही प्रकार की जाति अथवा उपजाति निवास करती है। एल्टन महोदय ने कहा कि किसी जंतु विशेष का प्राकृतिक वातावरण या समुदाय में स्थान निकेत कहलाता है। कोई जंतु विशेष है, उसका प्राकृतिक वातावरण में या किसी समुदाय में जो स्थान होगा उसको हम निकेत बोलेंगे। ठीक। पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीनेल्स महोदय ने 1917 में किया था। चार्ल्स एल्टन महोदय ने 1927 में पारिस्थितिकी कर्मता या इकोलॉजिकल निकेत शब्द का या इसको डिफिनीशन, इसकी डिफिनीशन या जो भी है इसके बारे में उसका विकास किया और संवर्धन किया, इस चीज को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़े। हमने बार बार आपसे कहा है और आज भी हम आप फिर से आपको इस क्लास में रिपीट कर रहे हैं कि चाहे वो नेट का हो आपके लिए, चाहे वो पीजीटी का हो, सभी चीज़ों का हम आपको पढ़ाएंगे जो फ्री होगा। आपको किसी भी प्रकार के ऐप की सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के ऐप की सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तैयारी आपकी यहीं से हो जाएगी। जिसके पास पैसा नहीं है वो उसको ये नहीं सोचना है कि हम कहाँ से पढ़ें, बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज़ आप चाहें तो आसानी से इसका नोट्स भी बना सकते हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बस बने रहिए, प्लेलिस्ट चेक करिए। प्लेलिस्ट मैंने हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ाना चालू किया है। कई सारे जो सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट भी मैंने करा दिए हैं और कई सब्जेक्ट अभी लिस्ट में हैं जो चल रहे हैं, जल्द ही वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।